तो उस विद्युत द्विध्रुव बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इसी टॉपिक के अंत में हमने देखा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल में या निरक्ष में उपस्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है और एक समान होता है। 0 होता है, लेकिन ये 0 भी एक समान ही है सभी बिंदुओं पर। इसलिए इस विषुवतीय तल को विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ भी कहा जाता है। नाम समविभव पृष्ठ आया है इस टॉपिक में। तो जो अगला टॉपिक है वो हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप तक? स्पष्ट आ रही है? कट तो नहीं रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। समविभव पृष्ठ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी में इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसे पृष्ठ की बात की जा रही है जहां पर विभव का मान समान है। तो परिभाषा भी कुछ इसी प्रकार से इसकी दी जाएगी। इसकी जो परिभाषा है वो हम ये कहेंगे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो प्रश्न आता है वो दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न जो आता है वो आता है समविभव पृष्ठ की परिभाषा, और दूसरा प्रश्न जो आता है वो समविभव के गुणों या समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के गुणों या समविभव पर आधारित होता है। तो हम देखते हैं कि समविभव पृष्ठ को धर्मों के बारे में हम समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु ए तक लाने में जो कार्य किया जाता है इस बिंदु ए पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कहूं कि बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, ये तीन बिंदु हमारे पास में है और हैं बी, सी और डी। ठीक है। और अगर इन चारों बिंदुओं का विद्युत विभव है बराबर है, इन चारों बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर है, तो विभव की परिभाषा क्या कहते हैं कि अनंत से किसी भी बिंदु पर, अनंत से किसी भी बिंदु पर विद्युत आवेश जिसका मान 1 कूलम है यानी एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अब अगर मैं कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ए बिंदु का विद्युत विभव अगर 3 जूल प्रति कूलम है यानी 3 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम के आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में 3 जूल कार्य करना पड़ रहा है। अब अगर बी बिंदु का विभव भी 3 जूल प्रति कूलम यानी 3 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि बी बिंदु तक लाने में भी 3 जूल कार्य करना पड़ रहा है 1 कूलम के आवेश को। सी बिंदु का विभव भी 3 जूल प्रति कूलम या 3 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि एकांक आवेश को सी बिंदु तक लाने में भी 3 जूल कार्य ही करना पड़ रहा है। और अगर डी बिंदु का विभव भी 3 जूल प्रति कूलम यानी 3 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि अनंत से किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को डी बिंदु तक लाने में भी 3 जूल प्रति कूलम ही कार्य करना पड़ रहा है। बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूं कि किसी भी बिंदु का विभव अनंत से 1 कूलम के आवेश को लाने में किया गया कार्य होता है। तो मुझे ये बताओ कि अगर सभी बिंदुओं का विभव बराबर हो तो क्या 1 कूलम के आवेश को इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं तक लाने में समान कार्य करना पड़ेगा या अलग अलग कार्य करना पड़ेगा? फिर से सुने, फिर से सुने एक बार। किसी भी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि मैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक लाता हूं और उसमें जो भी कार्य मुझे करना पड़ता है तो कहलाएगा ए बिंदु का विभव। अगर बी बिंदु का विभव भी यही आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बी बिंदु तक लाने में भी उतना ही कार्य हमें करना पड़ रहा है। और अगर सी बिंदु का विद्युत विभव भी यही आ रहा है तो इसका मतलब एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से सी बिंदु तक लाने में भी हमें उतना ही कार्य
करना पड़ रहा है जितना ए और बिंदु तक लाने में करना पड़ रहा था। अगर डी बिंदु का विभव भी इतना ही आ रहा है तो हम कहेंगे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को डी बिंदु तक लाने में भी हमें उतना ही कार्य करना पड़ रहा है जितना कि ए, बी और सी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के तो प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर होता है, और अगर प्रत्येक बिंदु का विभव बराबर है तो इसका मतलब अनंत से किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर लेकर आओ तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा, फिर से सुने, अनंत से एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लेकर आओ तो उसमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु का विभव होगा। पर चूंकि ये विभव बराबर है इसका मतलब प्रत्येक बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य भी बराबर है। प्रत्येक बिंदु तक आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो भी बराबर है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो विभव की परिभाषा क्या कहती है? विभव की परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी बिंदु तक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अगर विद्युत विभव बराबर आ रहा है सभी बिंदुओं का तो इसका मतलब अनंत से सभी बिंदुओं तक आवेश को लाने में हमें बराबर बराबर कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि कार्य जो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम विभव कहते हैं, और विभव बराबर आ रहा है तो इसका मतलब कार्य भी बराबर होगा। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई, जो एक पॉइंट हमें पता चला है वो ये पता चला है कि किसी भी आवेश को अनंत से, किसी भी आवेश को, ध्यान से सुन ले, किसी भी आवेश को अनंत से समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमेशा समान होगा, समान होगा। बच्चों बात समझ में आई? समान क्यों होगा? रिप्लाई करें। यस सर, आ गया। चलो ठीक है। इसके अलावा एक और गुण हमने जो परिभाषा में ही देख लिया है, परिभाषा कह रही है कि एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है, तो हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये भी इसका एक गुण हो गया, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा गुण हमने देखा कि किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लेकर के आ जाओ, कार्य बराबर करना पड़ेगा। अब मान लो किसी ने आपको प्रश्न दे दिया कि बिंदु ए तक, अनंत से किसी आवेश को बिंदु ए तक लाने में 5 जूल कार्य करना पड़ता है, समविभव पृष्ठ के बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आप कहोगे 5 जूल करना पड़ेगा साहब। कोई कहेगा सी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे ये भी 5 जूल ही करना पड़ेगा। कोई कहे हम डी तक कितना लाने में कार्य करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर भी 5 जूल करना पड़ेगा। अब हमें भ्रमित करने के लिए क्या दे सकते हैं? भाई ए से बी तक की दूरी 5 मीटर है, कोई बात नहीं, 50 मीटर हो ना, हमें क्या लेना देना, ये समविभव पृष्ठ के अंदर है तो बराबर कार्य करना पड़ेगा, चाहे ए और बी बिंदु कितनी दूरी पर क्यों ना हो। हाँ, अगर समविभव पृष्ठ के बाहर होता तो फिर हम कहते हैं अलग अलग कार्य करना पड़ता। अब एक और खास बात, मान लो ये हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है, इसमें ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हम सब जानते हैं समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान बराबर होता है। तो अगर मान लो ए बिंदु पर विभव का मान 5 वोल्ट है तो बी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? वो भी 5 वोल्ट होगा। 5 होगा। अब मुझे बताओ कि ए और बी बिंदु के बीच का मैं विभवांतर निकालूं तो कितना आएगा? विभवांतर का मतलब क्या होता है? ए बिंदु के विभव में से बी बिंदु का विभव घटा दो, या बी बिंदु के विभव में से ए बिंदु का विभव घटा दो, जीरो आएगा। समविभव पृष्ठ के कोई से भी 2 बिंदु ले लो, चाहे जो आपकी मर्जी 2 बिंदु ले लो, उन सब पर विभव बराबर है, इसलिए विभवांतर क्या आएगा? हमेशा शून्य आएगा। तो हम एक और गुण कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य का विभवांतर शून्य होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। तो ये इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब जो विभवांतर है वो क्या होता है? विभवांतर की परिभाषा देखते हैं अपन क्या होता है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। विभवांतर की परिभाषा है कि किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया
कार्य। किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। हम क्या कह रहे हैं, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब विभवांतर अगर 0 आ रहा है तो इस कार्य का मान कितना आएगा बच्चों? अगर विभवांतर 0 आ रहा है तो इस कार्य का मान कितना आएगा? 0 0। अब देखो यहाँ दो बातें हैं। अब मैं यहाँ पर दोनों बातों को अलग अलग पृथक कर रहा हूं। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, कार्य क्या है? 0। लेकिन अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। अनंत से किसी एक बिंदु तक अगर आपको आवेश को लाना पड़ रहा है तो कार्य शून्य नहीं होगा। लेकिन समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही अगर आपको लेके जाना पड़ रहा है तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि विभवांतर शून्य होता है, विभव शून्य नहीं होता है। अगर विभव शून्य होता तो हम कहते कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य भी शून्य हो जाता, पर विभव शून्य नहीं है, इसलिए अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो शून्य नहीं है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो शून्य नहीं है, लेकिन बराबर है। और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य है, चाहे वो दोनों बिंदु कहीं पर भी हो समविभव पृष्ठ के। तो हमने 4 गुण देख लिए। पहला, समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के कोई भी 2 बिंदु ले लो, उनके मध्य का विभवांतर शून्य होता है। तीसरा, किसी एक आवेश को अनंत से समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो समान करना पड़ता है, चाहे बिंदु की स्थिति कुछ भी हो। और चौथा, हमने देखा कि समविभव पृष्ठ के ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में हमें शून्य कार्य करना पड़ता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी दिशा सदैव ही समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मैं इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहना चाहूं, ध्यान से देखें, मैं बना रहा हूं यहां पर, ये एक पृष्ठ है हमारे पास में, ये एक पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। अगर मैं इसे समविभव पृष्ठ कहूं तो मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इसके लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। इंपॉर्टेंट बात है, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ही समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब सोचो कि एक समविभव पृष्ठ मैंने ऐसा रख दिया जो इस समविभव पृष्ठ को काट रहा है। ठीक है, ये समविभव पृष्ठ मैंने इसको काटते हुए रख दिया है। एक समविभव पृष्ठ मैंने ऐसा रख दिया जो इसको काट रहा है। मिट गया ये। एक समविभव पृष्ठ मैंने ऐसा बना दिया है जो इसको काट रहा है। ठीक है, ये इसको काट रहा है। 2 समविभव पृष्ठ हो गए, एक तो समविभव पृष्ठ हो गया ए और एक हो गया बी। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो ए पृष्ठ की लंबवत दिशा तो आपने ये बना दी, इसको मैं पी कह देता हूं। और अगर मैं बी पृष्ठ की समविभव इसकी लंबवत दिशा बनाऊं तो वो भी किसकी दिशा आएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, क्योंकि किसी भी पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो बी समविभव पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र बनाना चाहूं तो ये क्यू दिशा में आएगा। अब आप ध्यान से देखोगे तो पी और क्यू क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को काट रहे हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट सकती हैं? नहीं सर।
नहीं काट सकती हैं, तो इसका मतलब दो समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते हैं। सदैव ही दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर होंगे। समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते हैं। अब कारण पूछा जाए क्यों, तो आप क्या लिखेंगे, यदि समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो इन पृष्ठों के लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो हमने जो गुण देखे उनको मैं रिवाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ के जो प्रत्येक समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं, उनमें से पहला गुण है कि सभी समविभव पृष्ठों में सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। पर एक और खास बात मैं बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है ए और ये दूसरा समविभव पृष्ठ है बी, तो ए के सभी बिंदुओं पर समान होगा, बी के सभी बिंदुओं पर समान होगा, लेकिन ए के किसी एक बिंदु और बी के किसी एक बिंदु पर समान हो इसकी कोई गारंटी नहीं। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का समान होने का मतलब है केवल उस समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर, दूसरे समविभव पृष्ठ से बराबर होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम। तो एक समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। इसी प्रकार से दूसरे में भी सभी पर समान होता है, लेकिन पहले समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु का विभव दूसरे समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु के विभव के बराबर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक समविभव पृष्ठ के जितने भी बिंदु होते हैं उन सभी पर विद्युत विभव का मान समान होता है। अब चूंकि विद्युत विभव का मान समान है तो दूसरा गुणधर्म हमारा ये कहता है कि समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो सदैव ही शून्य होता है। इसका मतलब ये भी है कि इसका मतलब ये भी है, हाँ बोलो राहुल, कुछ बोलना चाह रहे हो? चलो, इसका मतलब यह भी है कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य सदैव ही शून्य होता है। एक और चीज हमने कही कि अनंत से किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लेकर आओ कार्य समान होता है। मैंने दो बातें कही है यहाँ पर, अनंत से समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु तक लाओ कार्य समान होगा, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ तो कार्य जीरो होगा। अगर दोनों बिंदु जिनके मध्य आवेश को स्थानांतरण दिया जा रहा है दोनों ही समविभव पृष्ठ में हैं तो कार्य शून्य होगा, और अगर एक बिंदु अनंत पर और एक समविभव पृष्ठ पर है तो कार्य समान होगा। अगला भाग अगर हम देखें तो हमने कहा था कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। एक और बात हमने कही कि समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनके जो लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, और कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। एक और खास बात कि चालक की जो सतह होती है वो सदैव ही एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है। चालक की सतह सदैव एक समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करती है। इसका मतलब यह है कि चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। चालक की सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। अब कुछ उदाहरण हम लें समविभव पृष्ठ के। ये बहुत बार आता है कि किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाएंगे। ये मान लीजिए एक बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो होता है वो इसके चारों ओर एक पर्टिकुलर एक विशेष त्रिज्या का वृत्त हो सकता है, गोला हो सकता है, सॉरी। ये दूसरा गोला ये भी एक समविभव पृष्ठ है, ये तीसरा गोला जो है ये भी एक समविभव पृष्ठ है। मैं यहाँ गोला कह रहा हूँ, मैं यहाँ वृत्त नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो किसी भी बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ है वो उसके चारों ओर निश्चित त्रिज्या के खींचे गए गोले हैं, खींचे गए स्फेयर हैं, काल्पनिक गोले हैं। तो प्रश्न आए कि बिंदु आवेश के लिए
समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए तो आप क्या कहेंगे, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ अलग अलग त्रिज्या के जो गोले हैं वो अलग अलग समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्यों अलग अलग कहलाएंगे, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए हमने क्या कहा था, बिंदु आवेश के लिए हमने कहा था जो विभव है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R, यानी कि विभव केवल आवेश पर और दूरी पर निर्भर करता है। तो अगर मैं ये बिंदु आवेश ले लूं और उसके चारों ओर एक गोला बना दूं तो गोले की जो सतह है उसके प्रत्येक बिंदु की दूरी बराबर आएगी, और दूरी बराबर आएगी तो ऐसी स्थिति में विभव भी बराबर आएगा आपके पास में। इसलिए किसी बिंदु आवेश के चारों ओर खींचा गया गोला उसका समविभव पृष्ठ कहलाता है। कुछ एक उदाहरण और हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में जो समविभव पृष्ठ है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं, सदैव एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगर मैं विद्युत द्विध्रुव का समविभव पृष्ठ बनाना चाहूं तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो जैसे ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, ठीक है। इस प्लस आवेश के चारों ओर यूं लंबवत, आप समझ रहे होंगे लंबवत इसका मतलब क्या है, मोबाइल के तल के लंबवत। ऐसा समझो कि एक घेरा है जो मोबाइल में से होते हुए बाहर आ रहा है और बाहर से वापस मोबाइल में प्रवेश कर रहा है। आप समझे कि एक आपके पास में कड़ा है, उसको आपने मोबाइल के लंबवत रख दिया, तो बिल्कुल वैसे ही ये प्लस आवेश के लिए हमारे पास में आ रहा है। ऐसे ही माइनस आवेश के लिए भी बना सकते हो आप। ठीक है, देखो जब मैं व्रत कह करके व्रत बनाऊं तो इसका मतलब जो पृष्ठ पर मैं बना रहा हूं उसके समानांतर है, लेकिन जब मैं दीर्घ व्रत जैसी संरचना बनाऊं और इसको मैं व्रत कहूं तो समझ लो कि ये जो संरचना है ये इस पृष्ठ के लंबवत है। तो दो तो ये हो गए, और तीसरा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले और कल के टॉपिक में भी बताया था, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का जो विषुवतीय तल होता है वो उसका समविभव पृष्ठ होता है। किसी भी विद्युत द्विध्रुव का जो विषुवतीय तल होता है वही उसका समविभव पृष्ठ भी होता है। तो समविभव पृष्ठ की कुछ परिभाषाएं हमने देखी हैं, कुछ उदाहरण हमने देखे हैं, कुछ गुण हमने देखे हैं। परीक्षा में गारंटी से एक प्रश्न समविभव पृष्ठ पर आता ही आता है। एक प्रश्न समविभव पृष्ठ पर गारंटी से आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न बड़ा नहीं आएगा, आएगा छोटा ही, लेकिन आएगा जरूर। और जब आपको पता हो कि इस पर प्रश्न आता है तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार होना चाहिए। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं आज का। बच्चों ये समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है, हाँ बोलो, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? सर तीसरा किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ, ये देखिए प्लस आवेश है, ये एक माइनस आवेश है, इन दोनों को ये मिलाने वाली रेखा है। अगर आपको समविभव पृष्ठ बनाना है तो इसके लिए तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो ये जो प्लस आवेश है इस पर इस तरीके से वृत्ताकार पृष्ठ बनाओ जो इस लाइन के लंबवत हो, दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना उसके लंबवत हो। इमेजिन करो आपके पास में एक वृत्त है जो मोबाइल से बाहर निकलते हुए आपकी तरफ आ रहा है और आपसे वापस मोबाइल में प्रवेश कर रहा है, तो वो मोबाइल के पृष्ठ के कैसा हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। रामकिशन धाकड़, रामकिशन धाकड़, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस आवेश के लिए भी हो जाएगा। तो दो तो ये हो जाएंगे, लेकिन जब भी परीक्षा में आवे तो आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे विद्युत द्विध्रुव का जो विषुवतीय तल होता है। विषुवतीय तल कहां होता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, जिसको अपन कहते हैं विषुवतीय तल। ये विषुवतीय तल जो होता है इसका समविभव पृष्ठ होता है। क्यों होता है इसका समविभव पृष्ठ? क्योंकि हमने कल वाले टॉपिक में भी देखा था, आज सुबह भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल में सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। और शून्य है तो वो भी बराबर तो है ही, शून्य है तो क्या हुआ? बराबर तो है। हमें तो बराबर से मतलब है, शून्य हो चाहे कुछ भी हो, तो इसको भी अपन क्या कहेंगे? इसका समविभव पृष्ठ कहेंगे। बहुत बार ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला टॉपिक हम देखते हैं, सॉरी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या है, पहले मैं उसकी परिभाषा बता दूं। हमने विभव की परिभाषा देखी थी।
और विभव की परिभाषा में हमने क्या कहा था, किसी आवेश को अनंत से, सॉरी, विद्युत विभव की परिभाषा में हमने कहा था एकांक परीक्षण धन आवेश को, क्या कहा था हमने, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा था, फिर से बोल रहा हूं मैं ये मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है, अनंत से आप एक आवेश को लेकर के आए हो, और ये जिस आवेश को आप लाए हो वो है 1 कूलाम। तो अनंत से इस 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध का मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के विरुद्ध नहीं है, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। 1 कूलाम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इस बिंदु पर, इस बिंदु को मैं नाम देता हूं ए, इस बिंदु ए पर विद्युत विभव कहलाता है, इस बिंदु ए पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो मैंने आपको एक खास बात और कही थी कि विभव का सूत्र होता है V इज इक्वल टू W/Q, जिसमें ये जो V है वो विद्युत विभव है, और वो किसका विद्युत विभव है, ये उस विद्युत क्षेत्र का विद्युत विभव है जिसमें किसी 1 कूलाम आवेश को लाया गया। ठीक है, अब अगर मैं इसी परिभाषा को स्थितिज ऊर्जा के लिए कन्वर्ट करना चाहूं, ध्यान से समझना मैंने क्या कहा था, फिर से मैं बोल रहा हूं परिभाषा को, विद्युत विभव की परिभाषा को, 1 कूलाम यानी इकाई परीक्षण आवेश, इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज इस परिभाषा में हम करेंगे और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बन जाएगी। हमने इस परिभाषा में कहा 1 कूलाम के आवेश को लाने में, अब मैं 1 कूलाम को हटा करके कह रहा हूं कि किसी भी आवेश को लिया, 1 कूलाम को मतलब किसी भी आवेश को लिया, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी आवेश को, मान लीजिए आप किसी आवेश Q0 को लेकर के आ रहे हो, ठीक, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 1 कूलाम का आवेश हम लेकर आए तो ये विद्युत विभव कहलाएगा, और अगर किसी अन्य आवेश के लिए निकालें तो ये स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। विभव जो होता है वो केवल विद्युत क्षेत्र का होता है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो इस विद्युत क्षेत्र और ये लाया गया आवेश दोनों से मिलकर के जो निकाय बनता है उसकी होती है। अब दोनों से मिलकर के कैसा निकाय बनेगा, तो भाई स्थितिज ऊर्जा जब हम निकाल रहे हैं तो एक आवेश को तो हम अनंत से लेकर के आए Q0, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र भी तो किसी ना किसी आवेश या आवेशों के निकाय का होगा।
ये जो विद्युत क्षेत्र है ये या तो आवेश का होगा, किसी न किसी आवेश का होगा, या किसी आवेशों के निकाय का होगा। अगर ये किसी आवेश का है, मान लेते हैं कैपिटल क्यू का है, तो इस कैपिटल क्यू और जो लाया गया आवेश है क्यू नॉट, ये दोनों मिलकर कहलाएंगे एक निकाय। और स्थितिज ऊर्जा किसकी कहलाएगी? इस क्यू नॉट और कैपिटल क्यू की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी, एक अकेले की स्थितिज ऊर्जा नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना। ये इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। विभव केवल उस आवेश या आवेशों के निकाय का था जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, लेकिन स्थितिज ऊर्जा उस आवेश की भी है जिसने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, और उस आवेश की भी है जिसको हम अनंत से लेकर के आए। और अगर ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेशों के निकाय का है, आवेशों के समूह का है, तो इस आवेशों के समूह और लाए गए आवेश की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। स्थितिज ऊर्जा लाए गए आवेश और पहले से उपस्थित आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, उन दोनों से मिलकर बनने वाले निकाय की कहलाएगी। ये खास बात है। पहली बात, पहला डिफरेंस क्या हुआ? अगर हम कहें कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाया गया है, तो उसमें जो भी कार्य करना पड़ेगा वो विद्युत विभव कहलाएगा। और अगर एक कूलाम के आवेश को हटा करके किसी आवेश के लिए कहें, तो हम कहेंगे कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हमने पिछले टॉपिकों में देखा था, हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी, V बराबर W/Q। तो ये जो W/Q था, इसमें मैंने आपको कहा था V जो है वो है विभव, उस विद्युत क्षेत्र का विभव जो उस आवेश या आवेशों के निकाय का विभव जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ये W किया गया कार्य है। किसमें किया गया कार्य? Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। देखो ये जो W है वो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब देखो मैं परिभाषा में तो क्या कह रहा हूं कि विभव क्या होता है? एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य है, लेकिन यहां सूत्र में मैं कह रहा हूं कि ये W जो है वो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये दो बातें क्यों कर रहा हूं मैं? W जो है वो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य ही है, लेकिन जैसे ही आप W में भाग दे देते हो Q का, तो जो टोटल राशि आती है, देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, ये मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज भी फिर आपको क्लियर कर रहा हूं। V जब भी मैं लिखता हूं V बराबर W/Q, तो W केवल W Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य है, लेकिन W/Q ये पूरा अगर हम लें तो ये एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य। केवल W तो Q आवेश को लाने में किया गया कार्य है, और W/Q एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य है, और जो एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य होगा वही तो V कहलाएगा। तो केवल W जो है ना वो V नहीं कहला सकता है, W/Q जो है वही V कहलाएगा। W/Q एक कूलाम के आवेश को लाने में किया गया कार्य, ओनली W Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो हम इसी परिभाषा को काम में लेंगे। Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक जिस पर विभव V है, एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए आपके पास में ये विद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु A पर विभव V है, अनंत से मैं एक आवेश को यहां इस बिंदु तक लेकर आता हूं, तो कार्य कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई जो W/Q है वो V के बराबर होता है। ये W क्या है? इस Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V, और इस W को हमने क्या कहा था? अनंत से Q आवेश को लाने में किया गया कार्य। और अभी थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा में पढ़ा कि अनंत से Q आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W की जगह हम लिख सकते हैं U बराबर Q/V। अब आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आप सोचते हो कि सर कह तो रहे हैं कि भाई विभव तो एक कूलाम के आवेश के लिए है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो Q के लिए है, लेकिन सूत्र तो विभव वाला ही काम में ले रहे हैं। तो जब विभव निकालना है, देखो V तो क्या है? W और Q का अनुपात है।
लेकिन जो U है वो W और Q का अनुपात नहीं है, ओनली W है। और ये दोनों ही W कौन कौन से वाले W है? ये जो ऊपर W और ये जो नीचे W है दोनों सेम है, लेकिन V तो क्या है? W अपॉन Q, और U क्या है? ओनली W है। और ये W क्या है? अनंत से किसी आवेश को Q आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। बस हमने क्या किया है कि इस पिछली इक्वेशन में जो हमने कहा था V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर क्या है? W अपॉन क्यू, तो W अपॉन क्यू तो V हो गया और W हो गया U। बस मैंने सिर्फ इतना सा किया कि ये जो पिछली इक्वेशन हमने लिखी है V बराबर W अपॉन क्यू, इससे W का मान कैलकुलेट कर लिया और वो आ गया Q इंटू V। तो ये जो W का मान है Q इंटू V, वो इस इक्वेशन में रख दो तो U बराबर आ जाएगा Q इंटू V। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि U बराबर आपके पास में क्या आएगा? U बराबर आपके पास में आएगा Q इंटू V। अब देखो एक और खास बात, विभव जो होता है वो होता है V बराबर W अपॉन Q। जब आप आवेश का मान बढ़ाते हो तो कार्य भी बढ़ता है, और इसलिए इन दोनों का जो अनुपात है वो किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए कांस्टेंट रहेगा। किसी भी समविभव पृष्ठ के लिए इन दोनों का अनुपात W और Q का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन U बराबर जब हम लिख रहे हैं Q इंटू V, तो प्रत्येक समविभव पृष्ठ के लिए U का मान इस Q का मान बदलने पर बदल जाएगा। V का मान Q का मान बदलने पर नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि Q का मान बदलने पर W का मान भी बदल रहा है। एक उदाहरण से लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए W का मान था 4 और Q का मान था 2, तो 4/2 बराबर कितना आ गया? 2। अब मैंने Q का मान बदल करके रख दिया है 3, ठीक है, ये Q का मान बदल के रख दिया है 3 और W का मान भी बदल करके हो गया 6, तो 6/3 वापस से क्या आ गया? 2। W का मान भी बदल गया, Q का मान भी बदल गया, लेकिन W अपॉन Q यानी V का मान नहीं बदला। तो समविभव पृष्ठ के लिए V का मान नहीं बदलता है, लेकिन इसी समविभव पृष्ठ के लिए W का मान तो बदल रहा है। और केवल W को हमने क्या कहा था? स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा लाए गए आवेश पर निर्भर करती है, विभव लाए गए आवेश पर निर्भर नहीं करता है। फिर से सुन लीजिए, विभव लाए गए आवेश पर निर्भर नहीं करता है, स्थितिज ऊर्जा लाए गए आवेश पर निर्भर करती है। तो दोनों की परिभाषाओं में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। और अगर मैं एक कूलाम के आवेश की जगह कहूं कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जो बाह्य बल के द्वारा किया जाता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, वही उस बिंदु पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। विभव केवल उस विद्युत क्षेत्र का होता है जिसमें आवेश को लाए गए हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा उस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश और लाए गए आवेश दोनों की होती है, दोनों से मिलकर बने निकाय की होती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब अगर हम बात करें इसके गुणों की, तो स्थितिज ऊर्जा विभव की तरह ही एक अदिश राशि है। अगर इसका मात्रक हम देखें तो कार्य को ही हमने स्थितिज ऊर्जा कहा है, तो कार्य का मात्रक अगर जूल है तो इसका मात्रक भी जूल ही होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है, और इसकी विमा भी कार्य की विमा की तरह ही m1L2T-2 होती है। अगर जूल को अगर हम अन्य रूप में देखना चाहें तो हमने देखा था कि V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर हो गया Q इंटू V। तो Q का जो मात्रक, और इस W को हमने क्या कहा था? स्थितिज ऊर्जा U। स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, तो Q का मात्रक तो हो गया कूलाम और V का मात्रक हो गया वोल्ट, तो इसका एक अन्य मात्रक हो गया कूलाम इंटू वोल्ट। जूल के अलावा इसका एक अन्य मात्रक और क्या हो गया? कूलाम इंटू वोल्ट। लेकिन कूलाम इंटू वोल्ट हर स्थितिज ऊर्जा के लिए नहीं लिया जाएगा, केवल विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए।
अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है या सामान्य स्थितिज ऊर्जा है तो उसके लिए कूलाम इंटू वोल्ट काम में नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा को समझ सकते हैं। अब इस स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा है उसको अगर हम देखें तो U बराबर हमारे पास में आया था Q इंटू वी, Q इंटू वी, ठीक है ना, ध्यान से समझना। अब मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है Q का जो मान है वो है, Q जो आवेश जो लाया गया आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये हो जाएगा E इंटू वी, ठीक, E इंटू वी। तो ये जो E इंटू वी है ये इसका एक और मात्रक बन जाएगा। इसको अपन कहते हैं E की जगह E ही लिखें, मात्रक नहीं लिखें, E की जगह E ही लिखें, मात्रक नहीं लिखें, और V की जगह मात्रक लिख दें वोल्ट। तो नया मात्रक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक नहीं है, लेकिन इसको कई बार कई जगह यूज में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक मात्रक और एक प्रतीक का संयोग है, संयोजन है, लेकिन इसको कई जगह काम में लिया जाता है। तो अगर आपके पास में आ जावे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा, ये भी स्थितिज ऊर्जा का ही यानी विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक ही होगा। अब आपको कोई कहे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान निकालो, तो अभी निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन E का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, और वोल्ट का मतलब क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। भाई V वोल्ट की जगह तो जूल प्रति कूलाम आ गया, और E की जगह आ गया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, तो ये कूलाम से कूलाम कट गया। तो आपके पास में क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 जूल, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखते समय आपको बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि जो E है उसे छोटा लिखना होता है और जो V है उसे बड़ा